Today's my topic, the making of Germany and Italy. The making of Germany and Italy. प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा है द एज ऑफ रेवोल्यूशन। अब क्रांति से आगे हम लोग बढ़ेंगे, इसमें हमको पढ़ना है द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। दो राज्यों का बनना है, जर्मनी और इटली के निर्माण के बारे में समझना है। सबसे पहले हम जर्मनी की बात करेंगे। किस राष्ट्र की बात करेंगे? जर्मनी की। जर्मनी के बारे में देखा जाए तो इसमें हेडिंग दी गई है, कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ अ नेशन। क्या सेना राष्ट्र का निर्माता हो सकती है? क्वेश्चन मार्क मीन्स इसके कहने का है कि क्या किसी राष्ट्र को सेना बना सकती है? जर्मनी के परसेप्शन में कहा गया है। तो इसमें देखेंगे आफ्टर 1848 यूरोप में जब राष्ट्रवाद का उदय हुआ, तो राष्ट्रवाद का उदय होने के बाद वहां पे जो डेमोक्रेसी थी उसका अलगाव, क्रांति से उसका अलगाव होने लगा। वो एक नेशन की तरफ बढ़ने लगी और वहां के जो राज्य थे वो अपनी सत्ता प्राप्त करने के लिए अपनी सॉवरेनिटी को अचीव करना चाहते थे। वहां के जो कंजर्वेटर थे, कंजर्वेटर के अंदर जो था उनके अंदर भी कुछ ना कुछ हद तक नेशनलिज्म की फीलिंग जनरेट होने लगी। उसके बाद देखा जाए तो इस प्रक्रिया से हम देखें तो जर्मनी और इटली दोनों में एकीकरण हुआ। लेकिन अगर जर्मनी की बात देखें या इटली की बात देखेंगे तो सबसे पहले दोनों नेशन स्टेट बने थे और उसके बाद आपने देखा होगा कि जो नेशनलिज्म इमोशन होते हैं, खास करके जर्मनी का जो मिडिल क्लास था, मिडिल क्लास के अंदर जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी उसमें 1848 में जर्मन महासंघ में जर्मन लोगों में ये सारी फीलिंग ज़्यादा व्याप्त थी और 1848 में ही जर्मन के लोगों ने अपनी एक संसद निर्वाचित करते हैं और संसद की में एक प्रयास किया जाता है कि राष्ट्र का निर्माण किया जाए। राष्ट्र का निर्माण करने के लिए उन्होंने एक उदारवादी पहल की और उस समय जो वहाँ के जंकर्स थे, आर्मीज थी, उनको सबको अपने सपोर्ट में लिए। इसके बाद वहाँ पे प्रसा के जो लोग थे उनके आंदोलन को उनके नेतृत्व को अपने में संभाला और जनवरी 1871 में वारसाई की ट्रीटी होती है। वारसाई के महल में एक ट्रीटी होती है जिसमें विल्हेम फर्स्ट को अपना एम्परर घोषित किया जाता है। विल्हेम फर्स्ट 18 जनवरी 1871 की मॉर्निंग में सुबह बेहद ही कोल्ड थी। जर्मनी के राजकुमार के प्रतिनिधि जो थे, उसके सचिव थे, वो सारे लोग एक साथ आए थे और वहां पे बिस्मार्क समेत कई सारे इंपॉर्टेंट लीडर थे और वो सारे लोग इकट्ठे होकर के वहां पे अलग अलग स्टेट के अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव थे और वो सारे रिप्रेजेंटेटिव वहां पे जितने भी थे उसमें ब्यूरोक्रेसी के लोग भी थे। वहां पे डेनमार्क, फ्रांस, प्रूसिया, ऑस्ट्रिया, इन सारे राज्यों के लोग थे और वहां का जो वारसाई का ओल्ड शीश महल था, उस शीश महल के अंदर में एक असेंबली होती है और उस असेंबली में ये फिक्स किया जाता है, डिक्लेयर किया जाता है कि जर्मनी का राजा केसर विलियम फर्स्ट होगा। इसकी डिक्लेरेशन के बाद वहां पे नेशन स्टेट की प्रोसेस शुरू हो जाती है और प्रसा के जो लोग थे उन्होंने अपने पावर को जुडिशली मैनेजमेंट से मॉडर्नाइजेशन पे काफी जोर दिया और वहां पे जो स्टेप उठाए उसमें बहुत सारे काम किए और उस समय देखा जाए तो जर्मनी को एक आइडियल नेशन के रूप में बना दिया। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि जर्मनी का जो कंट्रोलर था वो केसर विलियम फर्स्ट बना। आफ्टर दैट हम देखेंगे इटली के बारे में। इटली जर्मनी की ही तरह इटली में भी पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन था। वहां पे भी अगर हम हिस्ट्री में देखेंगे तो इटली में अनेक हायरार्कियल किंग थे। वहां पे हैब्सबर्ग एम्पायर जो था वो बिखरा हुआ था। हैब्सबर्ग एम्पायर जो बिखरा हुआ था उसकी वजह से 19वीं सेंचुरी के मिडिल तक आते आते इटली जो था वो 7 स्टेट में डिवाइडेड हो गया और वहां पे एक सार्डिनिया पीठमांड जो एक इटालियन राजघराना था वहां का शासन रह गया और उसके नॉर्थ साइड में जो हैब्सबर्ग के अधीन था वहां पे कुछ इलाकों में पोप के लोगों का शासन था और दक्षिणी क्षेत्र था जो स्पेन का, वहां पे भी बहुत सारे बर्बन डायनेस्टी के लोग थे। इटली की भाषा को न समझ पाने की वजह से उनमें थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग होती थी, लेकिन लोग अपनी अपनी लोकल वर्नाकुलर में कम्युनिकेट करते थे।
1830 के डिकेड में ज्यूसेफ मैज़नी की जो एक एकीकृत आइडियोलॉजी थी, उसने जो सेक्रेट सोसाइटियां बनाई थी, सेक्रेट सोसाइटियों में जैसे हमने आपको बोला था यंग इटली और यंग यूरोप, तो यंग इटली और यंग यूरोप की जो आइडियोलॉजी थी वो जो नॉन डेमोक्रेटिक मोनार्की था उससे छुप करके ये लोग अपनी गुपचुप तरीके से सारी चीजें करते थे। और उसी तरीके से यहाँ पे भी जो इटली के लोग थे, क्योंकि इटली जो था उस समय 7 स्टेट में डिवाइडेड था, 7 स्टेट में डिवाइडेड होने की वजह से लोग अब अलग अलग तरीके से सारे काम करते थे। लोग चाहते थे कि सारे लोग एक साथ मिलकर के काम करेंगे तभी इटली में कुछ अच्छा हो सकता है। और 1831 और 1848 के बीच में जितने भी विद्रोह हुए थे, उस विद्रोह के बाद वहां का जो एक अभिजात वर्ग था उसने अपना जो कंट्रोलर था, अपना कंट्रोलर इमैनुअल विक्टर सेकंड को डिक्लेयर किया। इमैनुअल विक्टर सेकंड जब इटली का कंट्रोलर बनता है, क्योंकि उस समय इटली जो था वो 7 राज्यों में डिवाइडेड था, उसको यूनाइट करने के लिए उसने अपने चीफ मिनिस्टर कैमिलियो डी कैबूर को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। कैमिलियो डी कैबूर जो था, कैमिलियो डी कैबूर ने ज्यूसेफ गैरिबाल्डी और ज्यूसेफ मैज़नी के आइडियोलॉजी पे चलते हुए उसने क्या किया कि सारे राज्यों के सारे लोगों से बात करके, जो बात से माना था, बात से जो जिस तरीके से मानता था, चाहे वार से, सबको एक साथ मिला करके एक अपना जैसे आजकल स्वयं सेवक होते हैं उसी तरीके से स्वयं सारी चीजों को कर करके उसने सारे राज्यों को इकट्ठा किया। और सबसे मेन बात थी कि उसमें जो पीजेंट्स थे उनका सपोर्ट सबसे ज्यादा था। और उस समय देखा जाए तो 1861 में मलिक डी कैबूर के वर्क की वजह से इमैनुअल विक्टर II ने इटली का फॉर्मेशन किया। और जब इमैनुअल विक्टर द्वितीय को इटली का एकीकृत राजा बनाया गया, तो राजा बनने के बाद वहां पे इमैनुअल विक्टर की इमेज और ज्यादा पॉपुलर हो गई। और इटली की जो जनता थी, इटली की जनता ने के बारे में इटली की जनता ने गैरिबाल्डी, मैज़नी, सेक्रेट सोसाइटियां, इनके सब के बारे में सुना था। लेकिन जब एक नया नाम इटली उन्होंने सुना, क्योंकि पहले इटली नाम इसका था नहीं, क्योंकि वो 7 राज्यों में डिवाइड था, जब वो राजा बना था उसने तब कंबाइंड नेम दे दिया था इटली। इटली का नाम उन्होंने कभी नहीं सुना था। और वहां की जो जनता थी वो ये मानती थी कि बुक में देखेंगे तो दिखा है कि ला टालिया से ही टैली बना था। ला टालिया को वहां की जनता समझती थी कि ये विक्टर इमैनुअल सेकंड की वाइफ है, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। और इस तरीके से आप देखेंगे तो इटली और जर्मनी दोनों का एकीकरण हुआ। एक लास्ट टॉपिक आता है वो है हमारा विजुअलाइजिंग द नेशन। विजुअलाइजिंग द नेशन, राष्ट्र की दृश्य कल्पना। अब विजुअल का मतलब क्या है, नेशन के लिए विजुअल क्या हो सकता है? जैसे हम देखते हैं कि हमारी कंट्री है, कंट्री में बहुत सारे इंडिकेटर हैं हमारे नेशनल चीजों को समझने के लिए। हम देखते हैं जैसे हमारा फ्लैग हुआ, बहुत सारे जितने भी नेशनल साइन हैं, उसी तरीके से इसमें देखा जाए तो उस समय जितने भी कंट्रोलर थे वो कंट्रोलर एक तरीके से देखा जाए तो अपने अंदर की चीजों को एक्सप्रेस करने के लिए उस समय वो आर्टिस्ट का सहारा लेते थे, पोएट का सहारा लेते थे, बहुत सारे थिंकर्स का। और उन्होंने एक एलोगरी बनाई। एलोगरी का मतलब होता है रूपक। रूपक का मतलब एक तरीके से पोस्टेज स्टैम्प। जैसे आपकी बुक में देखेंगे तो पोस्टेज स्टैम्प दिया गया है। उस पोस्टेज स्टैम्प को देखने के बाद लोगों के अंदर एक फीलिंग आती है। जैसे छोटे बच्चे के सामने हम कोई फिगर रखते हैं तो उसमें देखते हैं कि बच्चा अपने हिसाब से इमेजिन करता है कि इसमें क्या हो सकता है। उसी तरीके से हम इसमें देखेंगे। आपको याद होगा कि जब फ्रांसीसी क्रांति पढ़ रहे थे तो उस समय जितने भी आर्टिस्ट थे उन्होंने लिबर्टी के लिए, जस्टिस के लिए, रिपब्लिक के लिए, सब लोगों ने अपनी अपनी अलग अलग आइडियोलॉजी को दिया था। और उसी में एक रूपक हमने देखा था फेमिनिस्ट रूपक। फेमिनिस्ट, ये सारे लोग जब आ गए तो इन लोगों ने एक तरीके से कहा जाए कि ये सब फ्रीडम के उस समय इंडिकेटर बन गए थे। और उस समय आप देखेंगे जैसे हमारे यहाँ जस्टिस के लिए आप देखते हैं एक महिला की आंख में पट्टी बनी होती है, उसी तरीके से उस समय भी वहां पे भी इंडिकेशन के रूप में आंखों पर पट्टी बंधी हुई है और हाथ में एक तराजू ली हुई एक एलोगरी को रखते हैं, जिससे कि वहां पे लोगों को ये लग सके कि यहाँ पे इक्वलिटी है, फर्टिलिटी है, सॉवरेनिटी है, और किसी के बीच कोई इनइक्वलिटी नहीं है। अब एक नाम हमने आपको बताया था ना कि पिछले टॉपिकों में कि जो वहां का एलोगरी था, एलोगरी का जो जर्मनी का एलोगरी था वो था जर्मेनिया। जर्मेनिया ही सबसे मेन एलोगरी थी। कभी कभी पूछ लेता है
कि जर्मनी का एलोगोरी क्या है, तो आपको नाम देना होगा जर्मेनिया। इन सारी चीजों के बाद आप देखेंगे तो जितना हम लोगों ने पढ़ा, फर्स्ट टॉपिक, सेकेंड टॉपिक, थर्ड टॉपिक, और अब हम जो लास्ट टॉपिक में चल रहे हैं इसमें देखेंगे नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म दोनों एक दूसरे से अलग है। नेशनलिज्म का मतलब ये है कि लॉयल्टी अपने नेशन के ऊपर, हम डिवोटेड हो अपने नेशन के ऊपर, हमारे अंदर एक लॉयल्टी हो कि हम अपने नेशन के लिए कुछ अच्छा करेंगे। लेकिन इंपीरियलिज्म में भी यही होता है, लेकिन अंतर ये होता है कि इंपीरियलिज्म में लोग अपनी बाउंड्री वाल को एक्सप्रेस करते हैं। एक आइडियल कंट्री, एक लिबरल डेमोक्रेटिक कंट्री का कभी ये कैरेक्टर नहीं होता है कि वो किसी दूसरी कंट्री को डिस्टर्ब करे। जैसे इस समय हम लोग देख रहे हैं कि चाइना, नेपाल, पाकिस्तान, ये सब हमारी कंट्री को परेशान किए हुए हैं। ऐसे ही 1870 के बाद बहुत ही गंभीर समस्या, बहुत ही क्रिटिकल टेंशन जनरेट हो गई थी बाल्कान के क्षेत्र में, क्योंकि उस समय रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, यूनान, मेसिडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, हर्जगोविना, ये आमतौर से सब स्लाव के नाम से जानते थे, और इसका बहुत सारा हिस्सा ऑटोमन एम्पायर में था। उस समय बाल्कन लोग चाहते थे कि हमें इससे आज़ादी मिले, और वहाँ के बहुत सारे ग्रुप्स के लोगों ने इसके लिए स्ट्रगल किया था। और वहाँ की जो नेशनल ग्रुप्स थे उनको अपनी पहचान के लिए, अपनी इंटीग्रिटी के लिए ज़्यादा इलाके को हथियाने के चक्कर में बहुत सारे लोगों ने आपस में क्वेरल करना शुरू कर दिया। और इस तरीके से देखा जाए तो नेशनलिज्म की फीलिंग तो आई, लेकिन उसका कहीं ना कहीं एक साइड इफेक्ट आया कि लोगों के अंदर एक प्रसार करने की भी थिंकिंग जनरेट होने लगी। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि जो नेशनलिज्म है, ये नेशनलिज्म अपने नेशन के लिए होना चाहिए, अपनी कंट्री के लोगों के लिए होना चाहिए, ना कि किसी दूसरी कंट्री के लोगों के लिए। तो गाइस, अब आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी।